डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने आज से पहले देखा, हमने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का अध्ययन किया और आज हम जो अध्ययन करेंगे वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। और मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था कि कोई भी शिक्षा नीति है, कोई भी आयोग है, कोई भी समिति है, कोई भी कमेटी है, वो नेक्स्ट तभी गठित की जाती है जब हमें सुधार करना होता है। जब पुरानी पॉलिसी में, पुरानी नीति में कोई सुधार करना होता है तो हमें नेक्स्ट शिक्षा नीति बनानी पड़ती है। तो इसमें वही सारी चीज़ें थी, कुछ चीज़ें एक्सेप्ट कर ली गई, कुछ बातें नई निकल कर आई। जैसे कि जो चीज़ें एक्सेप्ट की गई तो उनमें था एक आपका माध्यमिक शिक्षा पर त्रिभाषा सूत्र, दूसरी चीज़ थी कि जो शिक्षा की संरचना है 10+2+3, तो ये कुछ चीज़ें थी तो वो स्वीकार कर ली गई। और विशेषकर जो शिक्षा नीति, चाहे हम 1968 की बात करें या 1986 की बात करें, तो उसमें यही था कि हमारे यहाँ साक्षरता प्रतिशत अधिक से अधिक हो, बेरोजगारी समाप्त की जाए, सभी के पास रोजगार हो, और उसके अलावा जो एडल्ट एजुकेशन है, जो प्रौढ़ शिक्षा है, वो यथावत आगे बढ़ती रहे। एक और चीज़ है कि जो शिक्षा के संसाधन हैं, औपचारिक शिक्षा के साथ साथ जो आपकी निरौपचारिक शिक्षा है, जिसे हम डिस्टेंस एजुकेशन कहते हैं, दूरस्थ शिक्षा कहते हैं, तो उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। तो ये जो 1986 की शिक्षा नीति थी, तो ये 16 दस्तावेजों में तैयार की गई। ये जो शिक्षा नीति थी इसमें 12 दस्तावेज थे। तो ये 12 दस्तावेजों में कंप्लीट की गई। और इसमें क्या है कि कुछ जो मेन पॉइंट्स थे, मुख्य बिंदु थे, वो मैं लेकर चल रहा हूँ। पहला था शिक्षा का सार एवं भूमिका। तो इसमें शिक्षा का सार एवं भूमिका से मतलब है कि लाइफ में, व्यक्ति के जीवन में शिक्षा की इम्पोर्टेंस क्या है, उसके जीवन में शिक्षा का महत्व क्या है। आप जानते हैं कि बिना शिक्षा के व्यक्ति का जीवन निराधार कह सकते हैं या फिर पशुवत समान होता है। जो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त नहीं करता वो अनपढ़ तो होता ही है, और कहा भी जाता है कि काला अक्षर भैंस बराबर, यानी कि समाज में उसको कोई भी स्थान नहीं दिया जाता, वो सिर्फ दूसरों पर आश्रित रहता है। तो यहाँ जो शिक्षा व्यवस्था थी वो यही थी कि सभी के लिए समान रूप से शिक्षा की व्यवस्था की जाए। और अगर हम नेक्स्ट चलते हैं तो राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, यानी कि शिक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए, शिक्षा का सिस्टम कैसा होना चाहिए, यानी कि पूरे देश में एक ही शिक्षा प्रणाली लागू की जाए, ये उस समय बात रखी गई। उसमें थी 10+2+3। तो इसमें जो 10 की बात हम करते हैं, या 10 वर्ष की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो आपकी विद्यालय शिक्षा थी, और जो 2 वर्ष की शिक्षा थी वो आपकी माध्यमिक शिक्षा थी, और 3 वर्ष की जो शिक्षा थी वो आपका डिग्री कोर्स था। तो इसमें यह था कि जो राष्ट्रीय शिक्षा कैसी होनी चाहिए, यानी कि शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति को रोजगार प्रदान करे, और जो भी समाज में कुरीतियां व्याप्त हैं, जो भी समाज में आडंबर व्याप्त है, जो भी अंधविश्वास व्याप्त है, तो उन सारी चीजों को समाज से दूर करे, यानी कि व्यक्ति प्रैक्टिकल लाइफ में जिए, यानी कि प्रयोगात्मक रूप से कार्य करे। तो ये चीज इसमें होना चाहिए। और दूसरी चीज कि व्यक्ति प्रजातंत्र के लिए कार्य करे, मीन्स ये है कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे कि हमें संविधान के प्रति रुचि हो, अपने राष्ट्र के लिए कार्य करें, वसुधैव कुटुंबकम की भावना हो, सहयोग की भावना हो, आपस में कभी भी हमारे अंदर वैमनस्यता की भावना पैदा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा देखा जाता है कि जहाँ धर्मनिरपेक्षता की भावना हमारे अंदर जागृत हो, तो ये जो शिक्षा प्रणाली है ये ऐसी होनी चाहिए। और विशेषकर इसमें हमने स्वतंत्रता कैसे प्राप्त की, अगर हम इसके मूल सार की बात हम करते हैं, तो जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे और उस गुलामी से जो हमने छुटकारा पाया, तो जो 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम था, या फिर हमने अपनी आज़ादी के लिए जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी, जितना भी संघर्ष किया, तो वो सारी चीज़ें इस पाठ्यक्रम में निहित होनी चाहिए। नेक्स्ट हम 3rd नंबर पे आते हैं, समानता के लिए शिक्षा। इसमें यही है कि जो भी वंचित वर्ग हैं, जैसे कि मान लीजिए महिलाएं हैं, पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, या फिर विकलांग वर्ग की बात हम करते हैं,
तो ये जो भी लोग हैं तो सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाए। और इसमें जो शिक्षा की व्यवस्था में जो 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। तो उसमें यही है कि उसकी सारी जो जिम्मेदारी होगी, उसका सारा जो वहन होगा वो गवर्नमेंट को करना होगा। इसमें सबसे पहले हम लेंगे स्त्रियों के लिए शिक्षा। स्त्रियों की शिक्षा, इसमें क्या है कि जो स्त्रियों की शिक्षा है इस पर हमारे समाज में बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है। तो इसमें यही था कि जो स्त्रियों की शिक्षा है, और विशेषकर जो स्त्रियां घर के काम में लगी रहती हैं या फिर जिनको मात्र 5 तक या 8 तक पढ़ा दिया जाता है, तो उसके बाद वो वंचित रह जाती है शिक्षा से। तो उनके लिए दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था हो या अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था हो, और इसके साथ साथ उनके लिए जो व्यावसायिक शिक्षा है उसकी व्यवस्था भी होनी चाहिए, जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन सके। दूसरी बात, अनुसूचित जाति के लिए शिक्षा, अनुसूचित वर्ग के लिए शिक्षा। तो जो भी अनुसूचित जाति है या फिर अनुसूचित जनजाति है, तो इनके लिए शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, और इस शिक्षा में इनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो, इनके लिए आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाए, छात्रवृत्ति की व्यवस्था होनी चाहिए। जहां भी इनका क्षेत्र है, इनका समाज जहां भी है, वहां अधिक से अधिक विद्यालय स्थापित किए जाए, और विशेषकर कि इन समुदायों से ही शिक्षकों का चयन किया जाए, जिससे कि ये अपने क्षेत्र विशेष के बारे में, अपने समुदाय विशेष के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। थर्ड नंबर, पिछड़े वर्ग की शिक्षा। जो भी आर्थिक रूप से पिछड़े हैं या सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, तो उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, और विशेषकर इन वर्गों के लिए जब शिक्षा की व्यवस्था हो तो उसमें उन्हें व्यावसायिक शिक्षा जरूर दी जाए, जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन सके, स्वावलंबी बन सके और किसी दूसरे पर बोझ न बने। इसके बाद फोर्थ नंबर पर, विकलांग लोगों की शिक्षा। जो भी लोग विकलांग होते हैं, विकलांग बच्चों की शिक्षा। जो भी लोग विकलांग होते हैं तो उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षित किया जाए और उन्हें कुछ अधिक सुविधा मुहैया कराई जाए, जैसे कि आवासीय विद्यालय हैं, आवासीय संस्थाएं हैं, उनके लिए जो भी संसाधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं, जिनकी आवश्यकता है वो उपलब्ध कराया जाए। और जो सामान्य रूप से, मानसिक रूप से जो लोग विकलांग हैं या शारीरिक रूप से विकलांग हैं, तो उन बच्चों के लिए सामान्य बच्चों के साथ बिठाकर ही स्टडी कराई जाए, जिससे कि वो लोग हीन भावना के शिकार न। इसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, जो जिसे वयस्क शिक्षा या प्रौढ़ शिक्षा भी कहते हैं, तो जो लोग साक्षर नहीं है या जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और जिनकी एज अधिक हो चुकी है, तो उन लोगों को भी समय समय पर शिक्षित करने के लिए निरौपचारिक शिक्षा व्यवस्था लागू की जाए, जिससे कि वो लोग अपने कार्य को करते हुए और शिक्षा प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट, इसके बाद फोर्थ नंबर, में आएगा आपका विभिन्न स्तरों पर, विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन। देखिए, इसमें जो पुनर्गठन की हम बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले आपका आएगा प्राथमिक शिक्षा के लिए, फिर माध्यमिक शिक्षा के लिए, और उसमें लास्ट में उच्च शिक्षा के लिए। तो सबसे पहले हम प्राथमिक शिक्षा की बात
करना चाहते हैं तो सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा की बात हम करेंगे। देखिए जो हम प्राथमिक शिक्षा की बात करते हैं तो इसमें 6 से 14 वर्ष तक के। देखिए नेक्स्ट इससे आगे हम आपको आगे स्टडी कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में जो भी है। ये हमारे